नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की झोपड़ी में जो आग लगी है वो आग कब बुझेगी। हालांकि अब वो झोपड़ी रहा नहीं, फिर भी इस प्रदेश की जनता उन्हें उस झोपड़ी के लाल के रूप में याद करता है, चाहे वो दलित समुदाय का हो या सवर्ण समुदाय का हो या किसी भी समुदाय के लोग, किसी भी जाति और धर्म के लोग हो। रामविलास पासवान को लेकर बिहार की जनता की एक अलग छवि रही है। अपराधियों से साठगांठ करने के बावजूद भी, अपराधियों को नेता बनाने के बावजूद भी उनकी एक अलग छवि रही है। और आज वही बिहार देख रहा है एक विरासत को लेकर किस तरीके से चाचा और भतीजा के बीच जंग छिड़ी हुई है। कल लग रहा था चिराग के उस बयान के बाद कि चाचा और भतीजा के बीच कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है, पारिवारिक विवाद है और चाचा स्वाभाविक तौर पर गार्जियन है, वो इस मामले को सुलझा लेंगे। हम उन्हें, उनका बेटा है, हमें उम्मीद है कि पारिवारिक विवाद को हम सब लोग मिल बैठकर निपटा लेंगे। जो भी दुराभाव है, जो कुछ भी हुआ, उन तमाम चीज़ों को हम दोनों लोग भूलने को तैयार हैं। लगा कि जो झोपड़ी में आग लग चुका है उस पर कहीं न कहीं से कोई पानी गिराने का काम की पहल, चलिए चिराग की तरफ से ही सही, शुरू तो हुई है। लेकिन आज पटना पहुंचते ही पारस ने जो अंदाज दिखाया है और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा है, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो तीसरा पक्ष है वो तेजस्वी, नीतीश कुमार या महागठबंधन के बीच की जो दूरियां हैं उस दूरियों का लाभ उठा रहा है कि चिराग पासवान गुजर जाएंगे नहीं तो फिर चिराग उदय की जो उम्मीद जगी है उस उम्मीद को ही क्यों न खत्म कर दें। जरा सुनिए चाचा पारस आज क्या कह रहे हैं। के लोगों को, खास के बिहार के लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। उस गलतफहमी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी। उस बैठक में पूरे देश के सभी दल के, एनडीए के सभी दल के सर्वमान्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति, होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, वो हमारे पास आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये कल्चर है अपने बिहार का और ख़ास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोग का कल्चर है। और उससे भी चिराग पासवान जी तो मेरा बेटा है और भतीजा है, तो उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। हम एनडीए गठबंधन के 2014 से लेकर आज तक विश्वासी मित्र हैं, विश्वासी सहयोगी हैं। हमारी पार्टी है, हम अपने दल के 5 सांसद हैं, 1 विधान पार्षद हमारे दल में है और लाखों की संख्या में हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्तागण हैं। जो गलतफहमी पैदा हुई है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने आज प्रेस वार्ता किया है। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, सबसे पहली बात तो यह है कि चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए गठबंधन का पार्ट नहीं है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो
हम पांचों सांसद, 6 सांसद में पांचों सांसद की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं। पूरी पार्टी का ये फैसला था कि एनडीए गठबंधन के साथ हम रहें और विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि उस समय चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने हम लोग की बात को नकारते हुए उन्होंने फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। फिर उनका जो नारा होते गया चुनाव में कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। लेकिन वो दोनों तरफ गए, जनता दल यू के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया और भाजपा के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे माननीय सांसद महोदय का भी लोक क्षेत्र है कि उन्होंने हसनपुर से आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना उनके खिलाफ में जो उम्मीदवार दिया वो उम्मीदवार एनडीए के वोट काटने में सफल रहा। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में राघोपुर और लालगंज 2 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। उनकी उम्मीदवारी देने से एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी की जीत हुई। उसी तरह से राजू तिवारी जी जो उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। तो आपने सुना चाचा क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, भाषाई तलखी क्या है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं वो दिखा रहा है कि बीजेपी अभी भी नहीं चाहती है कि चाचा और भतीजा के बीच युद्ध विराम की स्थिति बने। बीजेपी अभी भी नहीं चाहती है कि चाचा और भतीजा के बीच बैठ के समझौता करा दे। बीजेपी अभी भी नहीं चाहती है कि चिराग जो बिहारी फर्स्ट के सहारे जिस मिशन को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, उस मिशन के सहारे कहीं चुनौती देने की तैयारी तो नहीं है। बीजेपी ये भी समझ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी अब इस मसले पर हमें लगता है कि राजनीति कर रहा है। उस राजनीति का बीजेपी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये तो कहने वाली बात होगी। ये तो 2024 के परिणाम के बाद मूल्यांकन होगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार के एक दलित नेता जिसने अलौली के एक छोटे से गांव से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दिल्ली तक पहुंचा और पूरे देश में एक दलित नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की, उस दलित नेता की राजनीति की विरासत चाचा भतीजा के इस द्वंद्व में कहीं बीच में ही न सांस छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी का जो अंदाज दिख रहा है वो यह जानते हुए कि वोट चिराग के साथ है, चाचा तो सिर्फ एक मोहरा है, फिर भी कुछ न कुछ बात तो है कि बीजेपी अभी भी एनडीए में शामिल होने के बावजूद भी चाचा और भतीजा के बीच जो जुड़ाव है उसको नज़दीक लाने की कोशिश में पहल नहीं कर रही है। जानकार कह रहे हैं कि चिराग जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने की का सपना देख रहा है, बीजेपी किसी भी स्थिति में अब बिहार में दूसरा नीतीश कुमार पैदा होते हुए देखना नहीं चाहता। बीजेपी वाले भी बात करते हैं कि जिस वक्त बीजेपी समता पार्टी से बड़ी पार्टी के रूप में उसकी पहचान थी, लोग वाजपेयी जी नीतीश को सेहरा बनाए। सबसे बड़ी पार्टी 2005 में सबसे ज़्यादा सीट भी जीतकर बीजेपी आई थी, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति जता दी वाजपेयी जी और अडवाणी जी। अब अगर चिराग के साथ भी कुछ इस तरीके का हुआ कि नीतीश को साधने के लिए हम अगर चिराग को
खाद पानी देते हैं, तो आने वाले समय में दूसरा नीतीश चिराग बनकर उभर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यही डर बीजेपी को सता रहा है, और इसी डर की वजह से 2024 के नुकसान के सर्वे रिपोर्ट के बावजूद भी बीजेपी इस मूड में है कि चाचा और भतीजा के बीच विवाद को इतनी दूर तक खींचो कि जब अंतिम समय आए तो फिर दोनों और चाचा और भतीजा की मजबूरी हो जाए कि जो बीजेपी का शर्त है उस शर्त पर वो चुनाव लड़े। शर्त तो सबों के साथ एक ही है कि मेरे सिंबल पर आप चुनाव लड़िए, जिनको भी टिकट देने के लिए आप कहना है कहिए, लेकिन सिंबल मेरा होगा। अब देखना यह है कि इस सियासत से चिराग अपने आप को कैसे बाहर निकालता है, क्योंकि चिराग के सामने चुनौती चाचा भी है और बीजेपी भी है। चाचा सामने से दुश्मनी दिखा रहे हैं, बीजेपी पीठ पीछे दुश्मनी कर रहा है। अब ऐसे में चिराग जिस तरह के चक्रव्यूह में उलझता हुआ दिख रहा है, अब वो देखना होगा कि रामविलास पासवान का असली वारिस कौन है, और जो असली वारिस बनकर उभरेगा वो तय मानिए कि बिहार की राजनीति में एक नई दिशा या एक नई किरण बनकर उभरेगा। क्योंकि बिहार की राजनीति जिस धाराओं पर चली आ रही है पिछले 30 सालों से, ऐसे में युवा चेहरा की जरूरत है। एक बदलते हुए बिहार का सपना देखने वाला एक चेहरा की जरूरत है। उस स्थिति में चिराग का चिराग जल उठे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई बड़ी बात इसलिए नहीं होगी कि चिराग में वो क्षमता है, ये उन्होंने प्रूव किया है कई मौके पर। लेकिन बीजेपी का जो हनुमान वाली छवि है, हनुमान बने रहना और चाचा के मोह पास में फंसते दिखना, ये बता रहा है कि अगर ये दोनों पैर पर इसी तरीके से दोनों नाव की सवारी करते रहे तो चिराग बीच रजधार में डूब जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, इस खास कार्यक्रम सियासी संग्राम को यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी कल आपकी मुलाकात